वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। छत्तीसगढ़ पीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ से संबंधित वन डे एग्जामिनेशन के लिए हम मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का वृहद संदर्भ यानी कंप्लीट छत्तीसगढ़ को हम आपको कवर करा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है। इसी तरह से 11 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप ज़रूर उसे एक बार देखिए। हम आज के लेक्चर में अपवाह तंत्र के संदर्भ में इसके तीसरे पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरे खंड को समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 और 2 अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, नदी प्रणाली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम खंड 3 पर बात करने जा रहे हैं। आप लोग अभी नया जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यही आपका फीस है। बाकी IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन और www.iastutorial.in पर जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है पूछा है। ये नहीं शब्द को जरूर ध्यान में रखना, एग्जाम में भी बार बार ये कन्फ्यूजन होता है, नहीं शब्द को ध्यान में नहीं रखते हैं, इस नाम से क्वेश्चन गलत हो जाता है। गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। ये है सोन गंगा अपवाह तंत्र, मतलब ये वाला खंड आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ छत्तीसगढ़, ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ये खंड जो है सोन अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र में है। देखो, कोरिया तो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है तो कोरिया सही है, सूरजपुर भी कनेक्ट कर रहा है, बलरामपुर भी कनेक्ट कर रहा है। यहाँ हम एक तो कोरिया के साथ साथ अगर कोरबा को देखें तो कोरबा जो है कनेक्ट नहीं कर रहा है। कोरबा में हसदेव नदी बहती है मूल रूप से, है ना, उसकी बहुत सारी और सहायक नदियां हैं, लेकिन जो महानदी अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र की सहायक नदियों से पोषित होती है कोरबा, न कि गंगा अपवाह तंत्र से, सोन गंगा अपवाह तंत्र से। इसी नाम से ये जब कोरबा शब्द जुड़ जाता है, इसी नाम से ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे कोरिया, अब चिरमिरी, भरतपुर ये सब भी आ जाएंगे, और सूरजपुर जिला, बलरामपुर, सरगुजा, छुरी, मितिरंगा की पहाड़ी क्षेत्र, ये सभी सोन गंगा अपवाह तंत्र से जो है प्रवाहित होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से किस प्रवाह बेसिन में आता है? हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा कि ये जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला भाग है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला भाग सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा, सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या होगा सही उत्तर, सोन गंगा अपवाह तंत्र। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है मितिरंगा की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी और खुर्जा की पहाड़ी। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी सोन गंगा अपवाह तंत्र का ही नदी है। सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक रिहंद, नेउर नदी, याद रखिएगा, है ना, नेउर नदी, रिहंद नदी, रेउर नदी, इसके अलावा गोपद कन्हार, गोपद एक आपका कन्हार, गोपद कन्हार और बनास, गोपद कन्हार और बनास। तो आपको एक माइंड में ओवरव्यू रहना चाहिए कि नॉर्थ में ये सोन नदी गंगा अपवाह तंत्र जो हमें नजर आ रहा है, इसकी नॉर्थ में सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोन गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, नेउर, गोपद, कन्हार और बनास, ये प्रमुख नदियां आती हैं। अब हम बात करें इस रिहंद नदी की, तो रिहंद नदी छुरी मितिरंगा की पहाड़ी, जिला सरगुजा से इसका उद्गम हुआ है। ये सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है छुरी मितिरंगा की पहाड़ी। तो छुरी मितिरंगा की पहाड़ी से जिला सरगुजा रिहंद नदी का उद्गम हुआ है।
इसका संगम सोन नदी में रेणुकट उत्तर प्रदेश में जाकर के होता है। उत्तर प्रदेश रेणुकट में जाकर के इसका डिस्चार्ज है। 145 किलोमीटर टोटल छत्तीसगढ़ में इस नदी का उद्गम से लेकर के इसके डिस्चार्ज तक हम देखें तो इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। कितना है? 145 किलोमीटर। प्राचीन नाम इसी का, रिहंद नदी का जो प्राचीन नाम है, बहुत सारे नामों से इसको पुकारा गया है। एक तो इसे ही रेणुका नदी कहा गया है। क्या? रेणुका नदी। इसके अलावा इसे ही रिहंद नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है, और इसे ही रेंड नदी और रेहर नदी भी पुकारा गया है। रेहर नदी और रेंड नदी। ठीक, तो ये कुछ प्राचीन नाम है जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। छोरी में तिरंगा की पहाड़ी सरगुजा से रिहंद नदी का उद्गम होता है। 150 किलोमीटर बहते हुए रेणुकूट उत्तर प्रदेश सोन नदी में जाकर के डिस्चार्ज हो जाती है। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर को ये सिंचित करती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। इसी नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। हमने केलो नदी पढ़ा। केलो नदी किसकी जीवन रेखा कहलाती है? रायगढ़ की। ईब नदी जसपुर की जीवन रेखा है। उसी प्रकार से सरगुजा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कौन सी नदी है? रिहंद नदी है। इस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल महेशपुर, ठीक है, महेशपुर याद रखिएगा, ये पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। तो सरगुजा में, कहाँ? सरगुजा में एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, महेशपुर, रिहंद नदी पर है। यह नदी सरगुजा बेसिन बनाती है। यह सोनगंगा नदी क्रम की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या रेणुकूट रिहंद बांध स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि सरगुजा के छोरी में तिरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम 145 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा रिहंद नदी को ही कहते हैं। सरगुजा बेसिन का निर्माण रिहंद नदी ही करती है। रेणुका नदी, रिहंद, रेहर और रेंड नदी प्राचीन नाम है। महेशपुर एक आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्थल सरगुजा में रिहंद नदी के तट पर ही है। रिहंद, नेऊर, गोपद, कन्हार, बनास ये सोनगंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से रिहंद नदी सबसे बड़ी सहायक नदी सोनगंगा अपवाह तंत्र का माना जाता है। और इसी नदी पर, रिहंद नदी पर ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, है ना, मिर्जापुर सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, तो मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या रेणुकूट रिहंद बांध का निर्माण कराया गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कही जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सरगुजा की जीवन रेखा हम रिहंद नदी को कहते हैं। रिहंद नदी सोन अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी पर मिर्जापुर पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या रेणुकूट रिहंद बांध का निर्माण कराया गया है। सरगुजा का बेसिन भी रिहंद नदी के द्वारा निर्मित होती है। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? आप लोग तुरंत बता देंगे आंसर। रिहंद नदी सोन गंगा अपवाह तंत्र की ही सहायक नदी है, या सोन नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो हम देखते हैं कि ये 3 राज्यों से, 3 जिलों से होकर के, ये सरगुजा के छोरी में तिरंगा पहाड़ी से इसका उद्गम होगा। फिर ये सरगुजा से होते हुए सूरजपुर जाएगा, सूरजपुर से बलरामपुर और बलरामपुर से ये चला जाएगा यूपी, और यूपी के मिर्जापुर यूपी के रेणुकूट, यूपी में रेणुकूट नामक स्थल में सोन नदी में जाकर के ये डिस्चार्ज हो जाती है। ये सोन गंगा अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा।
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम देखें गोपद नदी को। देखो गोपद नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। गोपद नदी को हमको सबसे पहले आपको ध्यान में आ गया होगा, हम लोगों ने 5 प्रमुख नदियों को यहाँ पर देखा था। कौन कौन से 5 प्रमुख नदी हैं आप लोग कमेंट में हमें बताइए। एक तो है रिहंद नदी, रिहंद नदी के अलावा दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है नेउर नदी, नेउर के बाद गोपद, गोपद के बाद कन्हार और कन्हार के बाद है बनास नदी। इसका मतलब क्या है कि ये जो गोपद नदी हम लोग देखना चाह रहे हैं ये भी सोन गंगा फा तंत्र का ही एक सहायक नदी है। अब देखिए ये जो गोपद नदी है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सोनहत पठार, ठीक है, इसे आप लीजिएगा सोनहत पठार, सोनहत पठार। तो सोनहत पठार से इसका उद्गम है, किसका, कौन सी नदी का, गोपद नदी का। गोपद नदी का उद्गम सोनहत पठार से है। ये नदी प्रवाहित होती है। अब यहां पर ये चूंकि पुराना प्रश्न है इस नाम से यहां पर एक प्रश्न आप लिख सकते हो MCB लिख सकते हो। क्या MCB, तो MCB और कोरिया आप लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में गोपद नदी, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिला। गोपद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ध्यान में रखेंगे आप लोग। एक तो है गोइनी के अलावा है सेहरा, कंदास, माहन, सेहरा, कंदास, इसके अलावा माहन और माहन के बाद है एक नेउर नदी अपना, है ना। तो नेउर नदी भी किसकी सहायक नदी है, गोपद की ही सहायक नदी है। लेकिन गोपद की अगर सहायक नदी है, गोपद किसकी है, सोनगंगा अफवाह तंत्र की, तो अंतिम रूप से नेउर नदी भी किसकी सहायक नदी हो जाती है, सोनगंगा अफवाह तंत्र की सहायक नदी हो जाती है। तो गोइनी, सेहरा, कंदास, माहन और नेउर, ये प्रमुख सहायक नदियां हमको समझ में आई गोपद के संबंध में। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। कन्हार बेसिन कहां पर स्थित होगा भाई, उत्तर पूर्वी सीमा में, उत्तर पूर्वी। ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो उत्तर पूर्वी भाग में ही क्या है, कन्हार बेसिन स्थित है। डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। डीपाडी किस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल, डीपाडी एक पुरातात्विक स्थल है, कौन सी नदी के तट पर है, ये जो है कन्हार नदी के तट पर है, कन्हार नदी। अब देखो कन्हार नदी की हम बात करें तो ये जसपुर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर जसपुर, ठीक है। तो जसपुर जिले के बखोनी चोटी बगीचा तहसील, बखोनी चोटी बगीचा तहसील, याद रहेगा, बखोनी चोटी बगीचा तहसील जसपुर से सोन गंगा अफवाह तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी कन्हार नदी का उद्गम होता है। सोन नदी में सोनभद्रा जिला में जाकर के ये विसर्जित हो जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 115 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी बताइए, 115 किलोमीटर। कौन कौन से जिले को ये प्रवाहित करती है, एक तो जसपुर जिला और दूसरा बलरामपुर जिला, ठीक है। तो 2 जिलों को प्रवाहित करती है, जसपुर जिला और बलरामपुर जिला। इस कन्हार नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों को आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि पेंजन नदी के अलावा है सूरिया नदी, सिंदूर गलफुला बोलते हैं उसको, सिंदूर
सिंदूर, गलफूला नदी, जिसका गला फूल गया हो, गलफूला नदी, और चनान नदी, चनान। चनान के अलावा है सेमर खार नदी, और सेमर खार के अलावा है रीगर और चिर्रा। अब देखो इतने सारी सहायक नदियां हैं किसकी, कन्हार नदी की। कन्हार किसकी सहायक नदी है, उत्तर पूर्व में। अब देखो उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ही कन्हार नदी के कारण यहां पर क्या बनेगा, कन्हार बेसिन बनेगा। कन्हार बेसिन बनेगा। बात समझ में आया, कहां पर, इस नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कन्हार बेसिन बन रहा है, और यहीं डीपा डी किस नदी के तट पर है अगर आपसे पूछा जाए तो डीपा डी बलरामपुर जिले में, डीपा डी जो है बलरामपुर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात एवं चनान नदी में, ये चनान नदी में पवई जलप्रपात है। इसी में क्या है, पवई वाटरफॉल। पवई वाटरफॉल कौन सी नदी में है, चनान नदी में। और चनान नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो कन्हार नदी की। और कन्हार किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। बात समझ में आया। कन्हार नदी के तट पर डीपा डी बलरामपुर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह नदी झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनगंगा में उत्तर प्रदेश में जाकर के कहां, सोनभद्रा जिला में मिल जाती है। किससे, सोन नदी से। पिंजन, सूर्या, सिंदूर, गलफूला, चनान, सेमरखार, रिंगर और चिर्रा ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी में बनाती है। ये कन्हार नदी में एक जलप्रपात है, कोठली जलप्रपात, कोठली वाटरफॉल। और इसी की एक सहायक नदी है चनान नदी। चनान नदी में कौन सी वाटरफॉल है, पवई वाटरफॉल। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको कन्हार नदी के संदर्भ में याद रखना है। कन्हार बेसिन भी पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जसपुर जिला से जब निकलता है, ये बखोनी चोटी बगीचा तहसील से 115 किलोमीटर यात्रा तय करता है, जसपुर और बलरामपुर जिला। यही झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच एक सीमा रेखा भी बनाती है, कन्हार रेखा, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिला में जाकर सोन नदी में विसर्जित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपा डी किन नदियों के संगम पर है, डीपा डी किन नदियों के संगम पर है। देखो कान्हा, खारून, सूर्या और गलफूला लिखा हुआ है, तो ये 3 नदियों के संगम पर है। एक तो कान्हा नदी, ठीक है, इसके अलावा है सूर्या नदी, और सूर्या के अलावा है गलफूला नदी। सूर्या, ये सूर्या इस प्रकार से लिखा है, ऐसे आप लिखोगे इसको, सूर्या नदी, कान्हा नदी, सूर्या नदी और गलफूला। खारून तो वैसे भी नहीं होगा, ये मध्य में आ जाएगा क्योंकि खारून नदी शिवनाथ से संबंधित है, और महानदी की सहायक नदी हो जाएगी, इस नाम से खारून नहीं होगा। तो कान्हा, सूर्या और गलफूला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। इसका उद्गम मांझा ढोली पहाड़ी से होता है। अब देखो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो इसका उद्गम, ये बनास नदी की हम बात करें तो बनास नदी का उद्गम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में मांझा टोली की पहाड़ी से हुआ है, मांझा टोली की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भरतपुर तहसील MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, भरतपुर तहसील, मांझा टोली की पहाड़ी से कौन सी नदी, बनास नदी का उद्गम हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसका प्रवाह क्षेत्र 2 जिले हैं, एक तो MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और एक है कोरिया, ठीक है। तो अगर हम जिलों की बात करें, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया 2 जिलों में बहती है। शहडोल जिले के निचली पहाड़ी को पार करते हुए डेम्भा गांव में ये सोन नदी में मिल जाती है, यानी कि इस तरफ पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ जाकर के ये कौन सी नदी में
पश्चिम नहीं कहेंगे आप लोग, इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जाकर के डेम्भा नामक गांव में ये सोन नदी में जाकर के विसर्जित हो जाती है, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? बनास नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम कोठरी जलप्रपात की बात करें, कोठरी जलप्रपात तो भाई कौन सी नदी पर? कन्हार नदी पर बनता है। इस नाम से कथन बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन 3 यहां पर दिया नहीं है, इस नाम से ऑप्शन को छोड़ो। केवल इतना याद रखना, जो मैंने इंफॉर्मेशन बताया है वो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौथा प्रमुख अफवाह तंत्र कौन सा है? अब देखो नंबरिंग में हम देखें तो पहले क्रम पे सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी का है, फिर गोदावरी अफवाह तंत्र दूसरे क्रम पे आता है, फिर सोन गंगा अफवाह तंत्र तीसरे क्रम पे, उसके बाद 1.03% के साथ ये चौथे क्रम पर आता है, और लास्ट में 0.55% के संदर्भ में हम देखें तो ये पांचवें क्रम पर, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार से अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में चौथा प्रमुख अफवाह तंत्र अगर पूछा जाए तो चौथा प्रमुख अफवाह तंत्र क्या होगा? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र होगा, क्योंकि सबसे छोटा अफवाह तंत्र क्या है? नर्मदा, और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? महानदी। तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र ये चौथे क्रम का प्रमुख अफवाह तंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तारित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये जो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 1.03% को ये कवर करता है। कितना? 1.03% को ये कवर करता है। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, तेल नदी, बरमदेई नदी, शंख नदी और ईव नदी। देखिए इसका सही उत्तर होगा शंख नदी। अब कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है, जिसकी कुल अगर हम बात करें प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 1.03% है, और ये चौथे क्रम पर एक प्रमुख अफवाह तंत्र आता है। ठीक है, अब देखो वास्तव में ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो इसकी प्रमुख नदी क्या है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी प्रमुख नदी क्या है? ब्राह्मणी नदी। भाई ब्राह्मणी नदी कौन कौन से स्टेट में? एक तो झारखंड में और दूसरा उड़ीसा में, 2 स्टेट में ये बहती है। कौन? ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी की ही कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसको देखते हैं। जैसे एक नदी, इसी की सहायक नदी एक नदी है जिसको हम शंख नदी कहते हैं। क्या? शंख नदी। और दूसरी एक सहायक नदी है जिसको हम कोयल नदी कहते हैं। क्या? कोयल नदी। तो 2 प्रमुख नदियों को याद रखिएगा, एक तो कोयल नदी याद रखना, कोयल नदी, और पहले क्रम और दूसरे क्रम पर शंख नदी, शंख नदी। ठीक है, ये दोनों ही नदियां किसकी सहायक नदी हैं? ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं। बात समझ में आया? ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ में कुल कितना एरिया कवर करता है? 1.03% को, और ये चौथे क्रम का बड़ा अफवाह तंत्र है, या फिर सेकेंड लास्ट अफवाह तंत्र आप कह सकते हो 5 अफवाह तंत्र के संदर्भ में। ईव नदी और कोयल नदी जब भी ब्राह्मणी अफवाह तंत्र अगर आपसे पूछा जाए, दिशा अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली अफवाह तंत्र, या नॉर्थ ईस्ट में जो बेसिन बनाएगा, ब्राह्मणी बेसिन बनाएगा, वो कौन सी है मूल रूप से? तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। और अगर आपसे अंतिम में जिला भी पूछ दिया जाए तो आप याद रखना जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। याद हो गया, भूलोगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है? अब क्रम में आप लोग देख लो, सबसे अधिक किसका है? महानदी अफवाह तंत्र, लगभग 56.13 या 15%। गोदावरी अफवाह तंत्र ये पहले क्रम पे आ गया ना। गोदावरी अफवाह तंत्र हम लोग कितना देखते हैं?
गोदावरी अफवाह तंत्र है 28.64%, यानी ये सेकेंड क्रम पे आता है। फिर सोन गंगा अफवाह तंत्र की बात करें 13.63%, ये तीसरे क्रम पे आता है। और चौथे क्रम पर 1.03% के साथ चौथे क्रम पर क्या है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। 0.55% के क्रम पर देखें तो ये पांचवें क्रम पर नर्मदा अफवाह तंत्र आता है, यानी सबसे छोटा अफवाह तंत्र। सबसे छोटा अफवाह तंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा अफवाह तंत्र होगा, नर्मदा अफवाह तंत्र होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, जो कि कुल अफवाह तंत्र का 0.55% कवर करता है। नर्मदा नदी प्रणाली के अंतर्गत कबीरधाम में, नर्मदा नदी प्रणाली के अंतर्गत कबीरधाम, अगर जिला भी पूछा जाए तो आप लोग याद रखना कवर्धा या कबीरधाम। कौन सा जिला, कवर्धा या कबीरधाम में बहने वाली इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हम लोग देखेंगे। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां देखेंगे, एक तो बंजर और दूसरा क्या है, टाडा। बंजर और टाडा दो प्रमुख सहायक नदियां, इसका कौन कौन सा है, नर्मदा नदी की बंजर और टाडा नदी इसकी सहायक नदी। मैकल श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग कर देती है। राजनांदगांव जिले की पश्चिमी सीमा रेखा पर ही टाडा एवं बंजर नदियां उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट की ओर बहने वाले, नॉर्थ वेस्ट की ओर बहने वाले, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली, ये आप ले लीजिए राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से नॉर्थ वेस्ट की ओर बहने वाली नर्मदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, बंजर और टाडा। अगर हम बात करें नर्मदा की सहायक नदियां तो राजनांदगांव से एक कवर्धा जिला को आप लोग कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम अफवाह तंत्र बनाने वाली पांचवें क्रम पर पांचवा अफवाह तंत्र 0.55% कौन सी है, नर्मदा अफवाह तंत्र ही है। बंजर नदी किस अफवाह तंत्र में सम्मिलित है? अभी हम लोगों ने देखा कि भाई बंजर नदी और टाडा नदी ये दोनों नर्मदा अफवाह तंत्र की ही नदियां हैं मूल रूप से। बंजर और टाडा, देखो ये नर्मदा अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी निकल रही है कहां से, अमरकंटक से निकल रही है, ठीक है। और इसी अमरकंटक में एक टाडा नदी है, इसी अमरकंटक से निकली हुई ये नर्मदा नदी है, नर्मदा। तो इसी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी यहां पर एक कवर्धा है, अपना कवर्धा। ये नदी है टाडा नदी। कौन सी नदी, टाडा नदी, ठीक है। और एक नदी इधर आ जाती है, इसको हम बंजर नदी कहते हैं। कौन सी नदी, बंजर नदी। तो बंजर नदी की हम बात करें तो बंजर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये राजनांदगांव आप ले सकते हैं, कवर्धा ले सकते हैं, ठीक है। दोनों आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बंजर नदी और दूसरा क्या है, टाडा नदी, ठीक। दोनों किसकी सहायक नदी है, नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदी है। विसर्जित होती है नर्मदा नदी में, ठीक है। और मूल रूप से जो बंजर नदी है, बंजर नदी कबीरधाम और राजनांदगांव की पश्चिम दिशा को कवर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की नर्मदा अफवाह तंत्र या नर्मदा अफवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नर्मदा की दो प्रमुख सहायक नदी हम लोगों ने देखा, बंजर और टाडा, बंजर और टाडा। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बंजर और टाडा नर्मदा की सहायक नदी है। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आता है? तो राजनांदगांव और ये कवर्धा वाला एरिया ले लो। तो राजनांदगांव और कवर्धा नहीं है, अदरवाइज कवर्धा को भी लेते। मैकल श्रेणी जो है, अब ये महानदी अफवाह तंत्र हो गया, ठीक है। महानदी अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र दोनों के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी श्रेणी है? मैकल श्रेणी है, याद रखना। कौन सी श्रेणी? मैकल श्रेणी। तो राजनांदगांव और कवर्धा इनमें से बेसिन बनाती है नर्मदा अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। महानदी व्यवस्था पर गोदावरी गंगा व्यवस्था उपयुक्त में से सभी। हम अब देखो यहाँ पर सोन गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र, सभी अपने अपने क्षेत्र में बेसिन बनाएंगे, नदी बेसिन। तो इस नाम से अगर छत्तीसगढ़ में अफवाह तंत्र की बात करें तो ये पांचों व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त में से सभी उत्तर होगा।
छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में विभाजित किया जा सकता है? अभी हम लोगों ने देखा कुल 5 बेसिन में इसको विभाजित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में? अब देखो किलोमीटर को भी पूछा गया है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कितने किलोमीटर के संदर्भ में है, तो 77.432 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन का पूरा, महानदी अपवाह तंत्र का पूरा क्षेत्र देखें तो 77.432 हजार किलोमीटर स्क्वायर है। यहां पर किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया है, इसी नाम से इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है? अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 56.15 या 13%, 56.15 या 13%। यहां पर ऑप्शन स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, इस नाम से हम जो नियरेस्ट आंसर होगा, ठीक है, उसको लेंगे तो 58% यहां पर आप ले सकते हैं। ये महानदी अपवाह तंत्र के विषय में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? ठीक है, नदी द्रोणी नहीं है। ब्राह्मणी द्रोणी, नर्मदा द्रोणी, महानदी द्रोणी और ताप्ती द्रोणी। सही उत्तर क्या है? ब्राह्मणी द्रोणी। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, टर्मिनोलॉजी अगर समझ में नहीं आता है, नदी द्रोणी क्या है। अगर नदी द्रोणी आप समझ लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। नदी द्रोणी क्या है? जल संभर, ठीक है, जल संभर इसको हम बोलते हैं। एक प्रकार का जल संभर को आप वाटर सेट कह सकते हो, वाटर सेट, जहां पर जाकर के पानी का जमाव हो जाए या पर जहां से निकासी हो जाए, यहां पर एक जल का जमावड़ा किया जाए, है ना, वो एकत्रित किया जाए, वाटर सेट, संभर। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको आप आंसर करेंगे कि भाई नदी द्रोणी क्या है? जल संभर या द्रोणी, जल संभर या नदी द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों अथवा नालों से बह करके एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है, उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। उस स्थान से या तो एक ही बड़ी नदी में पानी जल संभर क्षेत्र के निकास से होकर आगे बह जाता है, या फिर किसी सरोवर, सागर, महासागर या दलदली इलाके में जाकर के मिल जाता है, उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। नर्मदा की बात करें, नदी द्रोणी बनाती है, महानदी द्रोणी बनाती है, ताप्ती भी द्रोणी बनाती है साउथ में। लेकिन अगर हम बात करें ब्राह्मणी द्रोणी की, तो ब्राह्मणी किसी प्रकार का कोई द्रोणी नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस नाम से ये ब्राह्मणी द्रोणी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो ब्राह्मणी द्रोणी इसका सही उत्तर होगा। तेलिन घाटी किन 2 अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तेलिन घाटी किन 2 अपवाह तंत्रों को अलग करती है? देखो, तेलिन घाटी जो है गोदावरी और महानदी, देखो ये तेलिन घाटी आप देख लो, एक गोदावरी और ऊपर ये महानदी। तो तेलिन घाटी 2 प्रमुख अपवाह तंत्रों को अलग करती है, एक तो गोदावरी साउथ में और मध्य में महानदी अपवाह तंत्र को। बात समझ में आया? प्रश्न है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां है? यहां आप चले जाओ दंतेवाड़ा, ठीक। तो दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी से मलगेर या मालगेर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। देखो, सबरी की ही ये सहायक नदियां हैं, कांगेर नदी, मालगेर नदी यानी कांगेर की सहायक नदी। आगे चल करके हम लोग देखेंगे मुनगा बहार नदी, और मुनगा बहार इसी की एक सहायक नदी क्या है कांगेर के संदर्भ में, तो मालगेर नदी। और मुनगा बहार नदी पर ही क्या जलप्रपात है भाई? तीरथगढ़ जलप्रपात है, आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मालगेर नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा जिला। सुरही नदी किस जिले में बहती है? ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरही नदी किस जिले में बहती है? राजनांदगांव में। कौन सा जिला है? राजनांदगांव। कौन सा जिला? राजनांदगांव।
छत्तीसगढ़ के किस तहसील से, तहसील पूछा है, किस तहसील से तेल नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा ये गरियाबंद जिले में, ठीक है, गरियाबंद जिले में देवभोग तहसील है, देवभोग तहसील। और देवभोग तहसील से ही कौन सी नदी बह रही है? ये उड़ीसा है, और उड़ीसा के देवभोग, ये जो है देवभोग से बह रही है गरियाबंद, लेकिन उड़ीसा के कोरापुट उड़ीसा में उमरकोट तहसील है, एक उमरकोट तहसील। तो उमरकोट तहसील से इसका उद्गम हुआ है, उद्गम कौन सी नदी का? तेल नदी का। और देवभोग तहसील में गरियाबंद में ये बह रही है, ठीक है, बात समझ में आया। यह नदी गरियाबंद देवभोग से यात्रा करते हुए उड़ीसा में प्रवेश करके सोनपुर कालाहांडी के समीप महानदी में जाकर के मिल जाती है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? अब आप लोग बता देंगे। देवभोग हम लोगों ने तहसील पढ़ा, और गरियाबंद ये जिला है। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का काम केशकाल कंगार करता है। ये महानदी वाला अफवाह तंत्र हो गया, और एक गोदावरी अफवाह तंत्र, ठीक है, इंद्रावती अफवाह तंत्र, दोनों के मध्य केशकाल घाटी या केशकाल घाटी आप कह सकते हो, ठीक। आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम स्थल है। यहां खैरागढ़ आप चले जाइए, खैरागढ़ में ही आमनेर मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम है। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? देखिए, शिवनाथ की अगर हम बात करें, शिवनाथ है, अगर इसको मैं क्रम से ले रहा हूं, ठीक है, 290 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर हम इंद्रावती की बात करें तो 264 किलोमीटर, और अगर हम मांड नदी की बात करें तो 155 किलोमीटर, और अगर हम बात करें रिहंद नदी की तो रिहंद नदी है 145 किलोमीटर, ठीक। तो 290 किलोमीटर शिवनाथ, फिर इंद्रावती 264 किलोमीटर, 155 किलोमीटर मांड और 145 किलोमीटर रिहंद। इस प्रकार से सही उत्तर अवरोही क्रम में क्या होगा? बढ़ते से घटते क्रम, एक प्रकार से अवरोही क्रम में, तो शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद। छत्तीसगढ़ के किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? अब देखो, सस्पेंशन ब्रिज के संदर्भ में दो नदियों को आपको याद रखना है। एक तो महानदी याद रखना है, महानदी में 2022 को बनाया गया। कब? 2022। महानदी के विषय में पहले सुन लीजिए। महानदी में 2022 में राजिम त्रिवेणी संगम पर, कहां? राजिम त्रिवेणी संगम। अब राजिम में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है, आप लोग कमेंट करके बताइए। किसने बनवाया? भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया राजिम त्रिवेणी संगम में, ठीक है। देखो, ये राजिम त्रिवेणी संगम एक कौन से क्रम के? दूसरे क्रम का। लेकिन हम पहले फर्स्ट क्रम की बात करें तो फर्स्ट क्रम में खारून नदी में बनाया गया था। अब खारून नदी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन कहां की लाइफ लाइन है? रायपुर की, ठीक है। तो रायपुर की लाइफ लाइन अगर हम देखें तो खारून नदी है। खारून नदी पर छत्तीसगढ़ का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था, ठीक है, प्रथम सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला, ठीक है। तो पहला सस्पेंशन ब्रिज छत्तीसगढ़ में खारून नदी पर बना है। राजिम संगम में महानदी पर लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर महादेव मंदिर तथा लोमस ऋषि आश्रम से जोड़ता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अगर हम बात करें तो लंबाई 600, इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 610 मीटर है, चौड़ाई लगभग 3.25 मीटर है। और छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला कहाँ बनाया गया? खारून में, और दूसरा लक्ष्मण झूला ये सस्पेंशन ब्रिज राजिम में। इसको कब बनाया गया था? 2018 में, ठीक है, 2018 में बनाया गया। कहाँ? लक्ष्मण झूला रायपुर में। और 2022 में कहाँ बनाया गया? महानदी
राजिम में। बात समझ में आया? दोनों बातें आपको माइंड में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला लक्ष्मण झूला या पुल लक्ष्मण झूला या सस्पेंशन ब्रिज, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है, सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। सस्पेंशन ब्रिज खारून नदी में, ठीक, रायपुर में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र से संबंधित है। हम लोग जानते हैं गंगा अफवाह तंत्र उत्तरी भाग में, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से संबंधित है, यह भी सही है। इस नाम से पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ नदी एवं उसका उद्गम स्थल से सुमेलित है, यह प्रश्न पूछा गया है। अब हसदेव की बात करें तो हसदेव नदी तो कैमूर की पहाड़ी से निकली है ना, कैमूर की पहाड़ी देवगढ़ चोटी, नॉर्थ में कोरिया तरफ चले जाओ, पहला ऑप्शन गलत। मान नदी तो मैन पाट से निकला है, सरगुजा हम लोग जानते ही हैं, कई बार पढ़े भी हैं, छत्तीसगढ़ की शिमला से, गलत है ये। शिवनाथ नदी को हम लोग ये जानते हैं कि शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से निकला है। कहां? शिवनाथ नदी जो है पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से निकला है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा देखिए, अरपा की हम बात करें तो अरपा जो है खोडरी खोंगसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम, खोडरी खोंगसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही से इसका उद्गम है। 100 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है कुल लंबाई। तो अरपा रिवर, खोडरी खोंगसरा, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये बिल्कुल सही है। ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित हैं? बघेलखंड का पठार, कोरबा बेसिन। बघेलखंड के पठार को हम कोरबा बेसिन के संदर्भ में नहीं लेते, इसको हम सोन गंगा बेसिन के संदर्भ में लेते हैं, सोन गंगा बेसिन, ठीक, पहला ऑप्शन गलत। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन में आता है, महानदी बेसिन में। यहां पर क्या लिखा है? हसदो बेसिन, दूसरा ऑप्शन गलत। दंडकारण्य का पठार हम देखें तो ये गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है, गोदावरी बेसिन, तीसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत, ठीक। मैकल श्रेणियों की अगर हम बात करें तो मैकल श्रेणियां जो है महानदी और नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आता है। अब यहां पर हम देखें तो चारों ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें सुमेलित है बोला है, तो देखो भाई, एक नियरेस्ट आंसर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दंडकारण्य को हम कोटरी बेसिन के अंतर्गत ले सकते हैं। कौन से बेसिन के अंतर्गत? कोटरी बेसिन के अंतर्गत। इस नाम से गोदावरी बेसिन के अंतर्गत कोटरी बेसिन को दंडकारण्य बेसिन के रूप में आंसर लिया जा सकता है। यानी कि सीजीपीएससी एमआई का जो एग्जाम हुआ था 2010 में जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था एमआई का, उसमें आंसर क्या लिया है? दंडकारण्य कोटरी बेसिन। लेकिन अगर हम देखा जाए इस प्रश्न को थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, अगर ओवरव्यू देखा जाए तो, है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न एक विवाद का प्रश्न बन जाता है आगे चल करके, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछा है? रायपुर खारून से है क्या? सुमेलित है ये तो। बिलासपुर अरपा सुमेलित है। दुर्ग शिवनाथ से। जगदलपुर महानदी से नहीं होगा, इंद्रावती से संबंधित होगा, है ना। ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां और उसके किनारे बसे हुए नगर से सुमेलित नहीं है? शिवनाथ के नजदीक दुर्ग बसा है, बिल्कुल। दूध नदी में कांकेर बसा है। इंद्रावती से दंतेवाड़ा और महानदी से राजिम।
दूध नदी से संबंधित हम लोग अगर देखें तो इसका उत्तर कांकेर है, सही है। शिवनाथ भी दुर्ग है। महानदी से बहुत सारे शहर हैं जैसे राजिम, आरंग, पलारी, बलौदाबाजार में सिरपुर है, शिवरी नारायण चंद्रपुर है, ये महानदी के तट पर। इंद्रावती के संदर्भ में अगर हम बात करें, इंद्रावती के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंद्रावती के तट पर कौन कौन सी प्रमुख शहर बसते हैं? तो इंद्रावती के तट पर जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, बीजापुर, है ना। तो दंतेवाड़ा स्पेसिफिक नहीं है। बारसूर अगर पूछा जाए, बारसूर भी दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है, तो बारसूर जरूर आएगा इंद्रावती में, और जगदलपुर आएगा, बारसूर आएगा, भोपालपट्टनम, बीजापुर आएगा, ठीक है। दंतेवाड़ा नहीं आएगा। इसी नाम से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अरपा नदी का उद्गम स्थल जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सी पहाड़ी अगर पूछा जाए, खोडरी खोटसरा, खोडरी खोटसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही से इसका उद्गम स्थल है। 100 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। कौन सा नदी? अरपा नदी। अरपा नदी किसकी सहायक नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कौन सी अपवाह तंत्र में आता है? महानदी अपवाह तंत्र में आता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने आज लगभग बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया। पार्ट 1, 2 और 3 के रूप में हमने कंप्लीट नदियों को, सभी अपवाह तंत्र को, उससे संबंधित प्रश्न जो आज तक बने हैं और बनने की संभावना है, उस पर हम लोगों ने बात किया। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। बार बार आप इस क्लास को रिवाइज करें और अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। आप हमसे www.iestutorial.in इस वेबसाइट पर जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं IAS ट्यूटोरियल के ऐप पर। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।